प्यारे भाइयों, आप सबको पता है कि आप पर जुलाई सीटेट के लिए हम लगातार लाइव सेशंस ले रहे हैं, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में पास करवाया जाए। प्यारे भाई, एक चीज़ आपको पहले से विदित है और ये बात आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा सितंबर के पहले वीक में होगी। और याद रखना, जो भाई है, जो बहन है, जो साथी है, जो मित्र हैं, सीटेट पास करने के लिए कभी भी कोई बैच मत खरीदना और ना कोई किताब खरीदना। किताब में कभी पैडागॉजी नहीं सिखाई जाती है। किताब में केवल प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होता है और सेम प्रश्न सीटेट में कभी नहीं आता है। गलती नंबर 2, महंगे महंगे 10,000, 20,000, 1,500 का, 5,000 का कोई बैच मत खरीदो। इससे कभी नहीं पास होगे। पास आपकी मेहनत कराती है, लेकिन उस मेहनत में सही चीज़ पढ़ रहे हो तो पास करने वाला वो 2 घंटे में भी पास कर लेगा, नहीं करने वाला वो 10 घंटा पढ़े रो भी तो भी नहीं होगा। डिपेंड ये करता है कि जो पढ़ रहे हो क्या काम की चीज़ है, तब जाकर रिजल्ट हो। ये कलयुग है साथी, यहाँ मेहनत को कोई रिजल्ट नहीं होता। मेहनत के साथ में पढ़ क्या रहे हो ये मैटर करता है। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत आप सबका। ईश्वर से दुआ है कि आप लोग सफल हों, और क्यों नहीं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जुनून और जज्बे के साथ पढ़िए, निश्चित ही आप सफल होकर लौटेंगे। प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उनके पिछली कक्षा के अधिगम के आधार पे नई जानकारी पे जोड़ता है तो ये किस सिद्धांत का निर्माण कर रहा है? एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थी को उसके पुराने ज्ञान के आधार पे नई जानकारी को जोड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? तो पहला कर रहा है सामाजिक। देखो, समाज से तो बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है जिसको सामाजिक ज्ञान कहा जाए, मतलब ये विकल्प तो गलत है। व्यवहारवादी में भी बिल्कुल ठीक है। स्कीमा निर्माण गुरु इसे नहीं कहते हैं। स्कीमा का मतलब साथी तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है तो सामने वाले व्यक्ति का जो फोटो है, जो प्रतिबिंब है, जो चेहरा है, वो आपके दिमाग में बन जाता है। इसी को स्कीमा कहते हैं। और पारिस्थितिकी अधिगम एक अलग चीज है। यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी अधिगम। ठीक है, रियल पेडागोजी है ये साथी। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पे आपका क्या होगा? निश्चित रूप से अगर मैं आपसे कहूँ तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता नहीं है? साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? ओके, तो देखते हैं हम लोग भाई। 4 विकल्प हैं, एक एक करके हम लोग कट करेंगे। अधिगम को बच्चों के अनुभव पे जोड़ा जाए, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षक शिक्षा का मुख्य केंद्र हो, एकदम गलत है, क्योंकि बालक शिक्षा का मुख्य केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन सतत और व्यापक हो, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे भाई, क्योंकि युद्ध में आप जीतने जा रहे हो। तो एक एक पॉइंट देखो। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने गति का सम्मान किया जाए, वो भी सही है। तो गलत क्या था? विकल्प नंबर बी, क्योंकि शिक्षक कभी शिक्षा का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। इस हिसाब पे दोस्तों बात करते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत जानदार, शानदार आपने उत्तर किया है। और शिक्षक उसे बार बार दोहराना करता है ताकि वह सही समाधान तक पहुंचे, या किस सिद्धांत का निर्माण हो रहा है। एक बालक गलती करता है, एक बालक गलती करता है, और गलती जब करता है तो टीचर क्या कर रहा है? उसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि वह सही समाधान तक पहुंच जाए। तो ये तो सामाजिक अधिगम नहीं होगा, त्रुटि विश्लेषण नहीं होगा, निर्माण भी नहीं होगा, ये परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत है। यहाँ पे नेगेटिविटी है। एक बच्चा गलती कर रहा है, लेकिन गलती करने के बाद भी तुम सुधार नहीं कर रहे हो, तुम बार बार करो चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे भैया, फिर और दिक्कत होगी। कहावत वही है कि मान लो तुमको रोटी बनाना नहीं आता, तुम फिर भी बेले जा रही हो, बेले जा रही हो, बेले जा रही हो। तो भैया सीधी सी बात है मेरे भाई, बेलने से अच्छा है किसी से मदद ले लो, है ना? तो ये परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत है। आगे, वाइगोत्स्की का निकटवर्ती विकास का क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है? चलो साथी बताओ, बहुत बार पढ़ाया हूं।
चलिए, निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है? वो क्षेत्र जिसमें बच्चा बिना किसी सहायता के करता है, एकदम गलत। वह क्षेत्र जिसमें बच्चा केवल शिक्षक की सहायता से, केवल शिक्षक कह दिया तो गलत हो गया। वो क्षेत्र जिसमें बच्चा पूरी तरीके से असफल है, गलत है। वो क्षेत्र जिसमें बच्चा केवल अभिभावक की सहायता से कार्य कर सकता है, यार एक दिक्कत है। बच्चा केवल अभिभावक कह रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। शिक्षक केवल तो नहीं होना चाहिए। वह क्षेत्र जिसमें बच्चा किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के भी कार्य नहीं होता, सहायता की जरूरत पड़ती है। प्यारे भाई, यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं है, हम एक ऑप्शन को तराशेंगे। देखो सुनो, क्या होता है ZPD। मैंने कहा मान लो ये बच्चे का घर है और ये बच्चे का विद्यालय है। बच्चा चलना शुरू किया और अचानक गड्ढे में गिर गया। ये देखो, अब इसको मदद की ज़रूरत है। एक बार स्वयं तो चला है ये, लेकिन गड्ढे में गिरा है, यहाँ से उठाने में मदद चाहिए। अब ये सड़क पर आ गया, विद्यालय पहुँच गया। ये जो बीच का क्षेत्र है, सहायता लेकर पूरा किया, यही ZPD है। पहला विकल्प कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें बच्चा बिना किसी सहायता के कार्य करता है। बिना किसी सहायता के तो सवाल ही नहीं है। केवल शिक्षक, तो वो भी गलत है, ये भी गलत है। कोई ऑप्शन सही नहीं है साथी। तो इसको आप लोग सारे ऑप्शंस को हटा के स्टार कर दो, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। आगे, एक शिक्षिका ने बच्चों को कहानी सुनाई, फिर उनसे स्वयं कहानी का अंत लिखने को कहा। यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति मानी जाएगी? जैसे मान लो दोस्तों, आपने अपने बच्चे को एक कहानी सुनाया और कहानी सुनाने के बाद कहते हो कि बेटा जो कहानी मैंने सुनाई वो आप अपने शब्दों में मुझे अब आप सुनाओ। जैसे मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, आप इस कहानी को आप अपने शब्दों में कह के मुझे बताओ कि आप कितना बेहतर इसे कह पाओगे या कर पाओगे। तो बताओ प्रिय, आप लोग इसको क्या कहोगे? दोहराव एकदम निगेटिव है, व्यवहारवादी हो सकता है, रचनात्मक भी सही है, निर्देश गलत है। अब सुनो, बी और सी में क्या सही होगा हम बताएंगे ना। एक बार आपका कमेंट पूरा हो जाए फिर मैं बात कर रहा हूं साथी। प्यारे भाइयों, एक बार कमेंट कर देखो। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद फिर मैंने आपको मौका दिया है कि जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी पे आपको जो भी सीख मिली, इस कहानी को अपने शब्दों में गढ़िए। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपकी सोच को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुछ नया सोचना, कुछ नया एक्सपेक्ट करने का मतलब ही होता है रचनात्मकता। यानी साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें कोई भी किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? कोई डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट करके बता दो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए प्यारे, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। अगले प्रश्न पे आ जाओ। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि, भाषा, अनुभव और क्षमता का ध्यान रखता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है? अगर कोई अध्यापक प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि का, उसकी भाषा का, उसके अनुभव का, उसकी क्षमता को महत्व दे रहा है तो ये एक रूपी शिक्षा तो नहीं हो सकता। बहुबुद्धि का तो हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, समावेशी हो सकता है। लेकिन सीटेट ये कहता है कि केवल एक ऐसा ऑप्शन चुनो जिसके अंदर सब आ जाए। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि एक ऐसी क्लास जिस क्लास के अंदर हर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। तो प्रत्येक बच्चे की मतलब पृष्ठभूमि का मैं अगर सम्मान कर रहा हूँ, सम्मान करते हुए उसे को मौका दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं समावेशी क्लास की आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ। यही तो समावेशी क्लास होती है कि एक ही छत के नीचे हर जाति, हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि के बच्चे को मौका देना, है कि नहीं? तो प्यारे भाइयों, आपने उत्तर कर लिया, मैं आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास को स्पष्ट करता है? प्यारे भाइयों बताइए, इनमें से कौन सा बौद्धिक विकास को स्पष्ट करता है? बच्चों का लंबाई और वजन में वृद्धि होना ये कोई बौद्धिक विकास नहीं है, मतलब ये विकल्प तो गलत है। समस्या सुलझाने की अगर क्षमता है तो गुरु ये तो बेस्ट है, इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। सामाजिक संबंधों की समझ है तो ये संस्कार होता है, ये तो नहीं माना जाएगा। भाषा में प्रवीणता ये भाषाई गुण है। तो प्यारे भाइयों बहुत बढ़िया,
इसका उत्तर जो होगा प्यारे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों भाई, कोई दिक्कत परेशानी मेरे दोस्त, कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे। जब एक बच्चा अपनी गलती से सीखता है और उसे पुनः नहीं दोहराता और अगली बार सावधानी बरतता है तो यह अधिगम का कैसा संकेत है? जब एक बच्चा गलती किया और गलती करने के बाद वो इस चीज का ध्यान रख रहा है कि अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो ये बच्चा क्या अपने अंदर सुधार किया और किस प्रकार के अधिगम की ओर ये बच्चा बढ़ रहा है? अवबोध बिल्कुल सही, प्रयोगात्मक बिल्कुल गलत, उपरिव्याप्त एकदम गलत, परास्नातक एकदम गलत। बच्चे ने समझ आधारित लक्षण को बढ़ावा दिया है। वो कहते हैं ना साथी कि वक्त किसी को लाठी लेकर नहीं मारता है। अगर समय पे इंसान स्वयं नहीं सुधरता है तो कोई जरूरी है कि सब कुछ खत्म हो जाए, 10 बार इंसान फेल होगा तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैं भाई कई बार बोलता हूं कि वक्त किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, केवल सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, जिससे उसकी जो दिमाग है ना वो गलत तरीके से सोचने लग जाता है। प्यारे भाइयों, आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे, भाषा की क्लास में अनौपचारिक परिवेश का सबसे ज्यादा महत्व क्यों माना जाता है? देखो दोस्तों, मैंने बार बार कहा कि बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। बच्चा वहीं बेहतर सीखेगा जहां पे उसको खुला माहौल मिलेगा। अनौपचारिक का मतलब बच्चा कहीं भी सीख सकता है, घर, परिवार, पड़ोस, मित्र, विद्यालय। तो इसमें परीक्षा तो विद्यालय होता है, गलत ऑप्शन। दबाव में एकदम गलत है। भाषा का उपयोग स्वाभाविक रूप से होता है, एकदम सही। और शिक्षक, गलत ऑप्शन। इसका उत्तर केवल एक ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। लोग कहते हैं कि दबाव में इंसान निखर जाता है। यार देखो साथी, कहावत सुनने में सब नीक लगता है, कहावत सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे जब जाओगे तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि डर के आगे लोग कहते हैं जीत है, पर हकीकत ऐसा नहीं है। डर के आगे हार है, डर के आगे जीत नहीं होती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ आगे जीत होती है। तो कहावत को कहावत तक समझिए, रियल लाइफ में उसको अप्लाई ना करिए। प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न। दोस्तों, ये सूचना आप भाइयों के लिए जो लोग सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर जी क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें। प्यारे भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो पहली बात, दो गलती कभी मत करना। कोई भी बैच नहीं खरीदना है जहाँ पे डेली 5-5 घंटे, 7-7 घंटे क्लास करना पड़े। अगर 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे? यानी ये गलत तरीका है। गलती नंबर 2, मार्केट से किताब मोटी मोटी मत खरीदो। आपको उनमें केवल हजारों पन्ने मिलेंगे, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो 2000 पन्ना पढ़ेगा कौन? सीधी सी बात है, सीटेट में 150 प्रश्न आता है जिसमें साथियों 90 क्वेश्चन पेडागोजी का पूछा जाता है। पहला काम यही है कि पेडागोजी के पैटर्न को समझो कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं। पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या पूछेगा। कॉन्सेप्ट को कहानी से समझो, और ये सब कुछ मैं आपको सिखाया हूँ इस 150 पेज के नोट्स के अंदर, जिसमें आपको मिलेगा 90 पेज में संपूर्ण पेडागोजी, जो अकेला पास कराने के लिए काफ़ी है। और बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक ऐसे मत पढ़िए कि कुछ भी पढ़े जाओ। ऐसा ना हो कि हम वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं जो आना तो 1 नंबर का है और उसके चक्कर में 10-10 नंबर खराब कर दें। जी नहीं, टॉपिक वही पढ़िए जो आपके काम का। तो ये 150 पेज का आपको नोट्स दे रहा हूँ जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर है। रोज आधे 1 घंटे इसको पढ़ोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि गुरु 130-140 भले ना आए, लेकिन 105, 108, 110 ये गारंटी है हमारी। कैसे आपको मिलेगा? नीचे दोस्तों नंबर दिख रहा है, 9653050981 पे सीधा कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। बालक की रचनात्मक क्षमता को पहचानने और विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? थैंक यू सो मच अर्चना, आपका बहुत सारा आभार और प्यार। बालक की रचनात्मक क्षमता को पहचानने के लिए आप कैसे पाओगे? देखो, अगर हमें यह जानना है कि मेरा बालक जो मेरा स्टूडेंट है वो उसके अंदर कुछ नयापन है कि नहीं है,
उसकी बुद्धि विस्तृत है कि नहीं है, उसकी सोच बढ़िया टैलेंटेड है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करें? उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहें। मैंने कितनी बार समझाया कि सीटेट में कभी भी अगर किसी विकल्प में अगर पाठ्य पुस्तक लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों को किताबों से दूर रखना है। सेकंड ऑप्शन, रटकर उत्तर, ये भी निगेटिव है, रटना निगेटिव होता है। परीक्षा एक निगेटिव वर्ड होता है, अंक एक निगेटिव वर्ड होता है, अपने आप उत्तर सही हो गया। तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हो आप। रचनात्मकता की पहचान, उसको मैं कहानी लिखने को कहूँगा, जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिख सके। तो पता चल जाएगा। देखो भाई, अगर कहानी लिखेगा तो एक पन्ने की कहानी नहीं होती है, 4-5 पन्ना लिखना पड़ेगा। 1-2 पन्ना रट कर लिखोगे, बाकी तो सोच सोच कर लिखोगे। और जो चीज़ आगे आप सोच सोच कर लिखोगे उसमें चिंतन लगता है, उसमें दिमाग लगता है। तो यही चीज़ बच्चों की रचनात्मकता को साथ ही आगे बढ़ा